हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। पढ़ो, समझो, सीखो और शिक्षा इतनी प्यारी चीज है, और या मैं कहूं कि मानव को जीवन में जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो है शिक्षा। लेकिन परसेंटेज के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, इन सब चीजों के लिए शिक्षा नहीं बनी है। शिक्षा का मतलब हुआ विजन का विस्तार, देखने की क्षमता का विस्तार। शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। मतलब एकमात्र प्राणी है मनुष्य जिसको शिक्षा का वरदान प्राप्त है, ज्ञान। लेकिन आज 80% शिक्षा दर होने के बावजूद इस देश के बहुसंख्यक युवा बहुत परेशान हैं। जो शिक्षा मुक्तिदायिनी है, ज्ञानदायिनी है, वो कैसे डिप्रेशन में ला सकती है? रट रहे हो आप। रटने से दिमाग कुंद हो जाता है। जैसे कुदाल कुंद हो जाती तो नहीं चलती है। जितने लोग रट रहे हैं, जितने लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको शिक्षा का कभी कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब आधुनिक भारत की जो कहानी चल रही है, देखो एकदम पिक्चर के माफिक आपके सामने चल रही है, मूवी के माफिक। मैंने कहा प्रोटेस्ट के दो माध्यम हैं, एक जन आंदोलन, एक क्रांतिकारी आतंकवाद। 1905 स्वदेशी आंदोलन, 1907 तक पहुंचते पहुंचते स्वदेशी आंदोलन कमजोर हुआ और 1908 में सरकार ने दमन शुरू कर दिया। तो जैसे ही जन आंदोलन का दमन होगा, क्रांतिकारी आतंकवाद ऊपर आएगा। अब 1908 की जो भारत की परिस्थिति है, उग्रपंथी नेता देश के बाहर, कांग्रेस विभाजित, जनता असहाय, सरकार क्रूरतम रूप में। पूरे पिक्चर बनाइए ऐसे, पेन कॉपी। मैं जब बोलता रहूं तो जितने लोग तैयारी कर रहे हो पेन कॉपी रख ले सामने, 1908 ऊपर लिखे और फिर लिखे उग्रपंथी नेता देश के बाहर। तिलक जी जेल जा चुके हैं, कांग्रेस विभाजित, जनता असहाय, सरकार क्रूरतम रूप में। और इस परिस्थिति में प्रथम चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद। 1908 का भारत, 90% लोग अशिक्षित, 90% लोग बेरोजगारी के शिकार। भारत कोई राष्ट्र नहीं है। अब इस परिस्थिति में जहां राष्ट्र है ही नहीं और 90% लोग अशिक्षित और बेरोजगार हैं, वहां संगठन कैसे बनेगा? वहां आइडियोलॉजी कैसे होगी? तो ये जो प्रथम चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद है, ये शुरुआत है। सीड, प्लांट, ट्री का जो विकास है, ये पहला है। ये जो प्रथम चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद है, ये सीड, बस शुरुआत। इसके लक्षण क्या क्या है, इसकी विशेषता क्या क्या है? पहली विशेषता, बदनाम अधिकारियों की हत्या। जन हत्या नहीं, मनुष्य हत्या नहीं, बदनाम अधिकारियों की हत्या। बदनाम, जो लोग जनता को परेशान कर रहे हैं, राक्षस राज्य फैलाए हुए हैं, उनकी हत्या। और उसमें पहला नाम है प्लेग कमिश्नर रैंड। पूना में प्लेग फैला हुआ था, ये घर घर की तलाशी ले रहा था। एक घर में ये गया सर्च ऑपरेशन के लिए। वहां एक औरत लेबर पेन से गुजर रही थी, बच्चा हो रहा था। तो घर के लोगों ने इससे कहा कि सरकार 5 मिनट, बच्चा हो जाए आप इंस्पेक्शन कर लो। इसने कहा नहीं, इंस्पेक्शन करना है। और इसने औरत को बाहर निकाल लिया। बच्चा भी मर गया, मां भी मर गई। और तिलक ने अपने न्यूज़पेपर मराठा में इस खबर को फ्रंट पेज पे छापा। पहला आधा गीता सार, दूसरा आधा सरकार की क्रूरता। और पहले आधे में तिलक जी ने लिखा
भगवान कृष्ण के मुंह से कहलाया कि जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है और पापी बढ़ते हैं और तुम किसी भी पापी का विनाश करते हो तो तुम मेरा काम करते हो। और चापेकर बंधुओं ने दोनों समाचार पढ़ा, गीता का सार भी पढ़ा और घटना भी पढ़ी। और तब चापेकर बंधुओं ने एक दूसरे से कहा कि भैया लगता है भगवान का काम करना पड़ेगा। और 1897 में चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या कर दी। दूसरी सबसे प्रमुख घटना किंग्सफोर्ड पर हमला। मुजफ्फरपुर का जज किंग्सफोर्ड आघातई, क्रूर। और यहां पर दो क्रांतिकारियों के नाम बड़े प्रमुख हैं, एक खुदीराम बोस, एक प्रफुल्ल चाकी। 14 साल की उम्र, 14, 15 रही होगी, चलो 16 मान लेते हैं। खुदीराम बोस, आप शक्ल देखिए, लग रहा है कोई क्लास 10th का बच्चा खड़ा हुआ है। इन जैसे लोगों ने बलिदान दिया तब ये देश पैदा हुआ। बड़ी मार्मिक कहानी है, कभी इनकी कोई किताब आपको मिले आप जरूर पढ़िए। 6 साल की उम्र में मां का देहांत हो गया, 7 साल की उम्र में पिता का देहांत हो गया। बंगाल प्रेसिडेंसी में मिदनापुर, त्रिलोकीनाथ बोस और लक्ष्मी देवी के पुत्र। पढ़िए पढ़िए इन लोगों के बारे में। ये जितने लोग डिप्रेशन का शिकार हैं जरा पढ़िए, बस चेहरा देखिए। जिस 14 साल की उम्र में आप डिप्रेशन का शिकार है ना, उस 14 साल की उम्र में इस व्यक्ति को, इस युवा को देश के लिए बलिदान देना पड़ा। और एक घटना घट गई। ये गए तो थे किंग्सफोर्ड को मारने, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, और इन्होंने हमला भी किया। लेकिन गलती से, मिस इन्फॉर्मेशन से 2 कैनेडी लेडियां मर गई। तो चाकी ने तो अपने आप को शूट कर लिया। लेकिन खुदीराम बोस अदालत गए और अदालत जाकर इन्होंने कहा कि मैंने समर्पण किया है सिर्फ ब्रितानी समाज से क्षमा मांगने के लिए। हम उन महिलाओं को मारने नहीं गए थे। क्षमा मांगना ये नहीं कि हत्या की इसलिए क्षमा मांगना, उसके लिए क्षमा नहीं मांगना कि हमसे गलती से 2 महिलाएं मर गई। यह है श्रेष्ठता, यह है नैतिकता, यह है उपलब्धि। और खुदीराम बोस को फांसी हो गई। सबसे बड़ी घटना 1911 में भारत का वायसरॉय राजधानी परिवर्तन के समय हार्डिंग हाथी पर बैठा हुआ है। चांदनी चौक में प्रोसेशन चल रहा है, भारत की राजधानी परिवर्तित हो गई, कलकत्ता से दिल्ली, समारोह हो रहा है। हाथी पर बैठा हुआ हार्डिंग, हाथी पर। और खुदीराम बोस ने अटेम्प्ट किया, बच गया, लेकिन हमला किया। तो प्रथम चरण के क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला लक्षण था बदनाम अधिकारियों पर हत्या। क्यों? जिससे सरकार को जगाया जा सके कि देखो हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम अंग्रेजों के विरोधी नहीं हैं, हम ब्रिटेन के विरोधी नहीं हैं। तो हम विरोधी किसके हैं? हम विरोधी हैं मिसरूल के। ये जो कुशासन आपने मचा रखा है, हम उसके विरोधी हैं। और उसके विरोध में ये जो बदनाम अधिकारी हैं जिन्होंने सत्ता और ताकत के मद में आम व्यक्ति का जीवन हराम कर रखा है, हम उन्हें निशाना बना रहे हैं। तो पहला लक्षण बदनाम अधिकारियों की हत्या। दूसरा लक्षण, दूसरी विशेषता, बलिदान, आत्म बलिदान। 90% जनता शिक्षित, 90% जनता बेरोजगार, पढ़ सकती नहीं। लेकिन जब फांसी होती है, कई सारी फांसियां हुई इस बीच पिछले 10-5 साल में, उसमें निर्भया रेप केस के उनको फांसी हुई। जब फांसी होती है ना, तो जनता में एक अजीब तरह की उत्तेजना होती है। जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्या कहा, अंतिम समय में क्या कहा, कैसे पहुंचे फांसी के फंदे पर, क्या बिहेव कर रहे थे। बड़े सारे लोग शो बनाते हैं इस पे। जनता की इस उत्तेजना को कैश करने के लिए गुनहगारों ने की चाय की मांग,
चिल्लाते रहे, दया की भीख मांगते रहे, जल्लाद का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाए, और अब आगे देखिए रोता हुआ चेहरा एक गुनहगार का। जनता में उत्तेजना होती है कि क्या यार, कैसे फांसी हो रही है यार, कैसे लटकेगा, तो आंख वाँख निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्या हो रहा है। और सोशल मीडिया के इस दौर में तो बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप जब भी वीडियो बनाएं, एक बात मैं आपसे और कहूंगा, हालांकि पूंजीवाद के इस दौर में जो भी बिकेगा लोग उसको बेचेंगे, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप युवा छात्र भाई मित्र हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप वीडियो बनाइए कुछ ज्ञान पर, कुछ धर्म पर, कुछ फिलॉसफी पर, कुछ दर्शन पर, कुछ ऐसा संदेश दीजिए समाज को कि आपकी एक लाइन से कोई निराश व्यक्ति हंस सके, उसके चेहरे पर मुस्कान आए। बहुत नेगेटिविटी फैल चुकी है समाज में, चारों तरफ एक नेगेटिव धारा बह रही है। उस धारा के प्रवाह में कभी कभी आपको लगता होगा कि बेचैनी हो रही है यार। तो जब फांसी होती है तो बड़ी उत्तेजना होती है, तो इन्होंने आत्म बलिदान को चुना कि जब हमें फांसी होगी तो जनता में उत्तेजना फैलेगी, और वो उत्तेजना क्या करेगी, जन जागरण की भूमिका निभाएगी। तो प्रथम चरण के क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला लक्षण बदनाम अधिकारियों की हत्या, दूसरा आत्म बलिदान, तीसरा राष्ट्रवादी आंदोलन की धारा को बरकरार रखना। वो जो राष्ट्रवादी आंदोलन की धारा की शुरुआत हुई थी वो टूटी नहीं। ठीक है, इन विचारों को कुछ मिला नहीं, मिलना भी नहीं था। गन का जो रास्ता है वो दबाव बनाने का रास्ता है, उपलब्धि का रास्ता नहीं है। आप अस्त्र से दबाव बना सकते हो, कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने अस्त्र उठाया और सरकार ने आपकी बात मान ली तो फिर वो देश में एक ट्रेंड बन जाएगा कि यार सरकार से कुछ मंगवाना हो गन उठा लो। सरकार जब भी कुछ मानेगी टेबल और चेयर पर बैठकर ही मानेगी। जब भी कोई मुद्दा सुलझेगा बात से ही सुलझेगा। लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं हिंसा दिखाई पड़ेगी, और उस हिंसा का काम होगा आत्मसम्मान को बचाना, उस हिंसा का काम होगा सरकार पर दबाव बनाना। तो ये जो प्रथम चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद था, इसको राजनीतिक रूप से तो कुछ भी नहीं मिला, मिलना भी नहीं था, लेकिन इतिहास में इसका एक अहम स्थान है। और वो अहम स्थान इसलिए है कि जब भारत की जनता असहाय थी और अनाथ थी, उस समय इन लोगों ने भारत की जनता की आत्मसम्मान की रक्षा की और ब्रितानी सरकार को यह संदेश दिया कि हम मरे हुए नहीं हैं, बदतमीजी करोगे तो पलटकर मारेंगे। 3 घटनाएं प्रमुख रहीं। 1897 में रैंड का मर्डर, 3 घटनाएं प्रमुख रहीं। 1897 में रैंड का मर्डर, 1907 में किंग्सफोर्ड पर हमला और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग पर हमला। 1907 से 1914 तक यह धारा चलती रही, प्रथम चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद। जुड़ रही है ना कहानियां, कैसे एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं। आप पृथक करके पढ़ते हो, आप तोड़ के पढ़ते हो, आप रटना चाहते हो। यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरी धरती गुरु की भूमिका अदा कर रही है, शिक्षक की भूमिका अदा कर रही है। कभी मारुस्थल में, कभी डेजर्ट में बारिश होते देखी? नहीं। प्रयागराज में मैं एक गार्डन में टहल रहा था, एक साहब पेड़ पे पेशाब कर रहे थे, पेड़ पे। तो जब वो निकले तो मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने कहा प्रभु पेड़? हाँ बोले, मैं पाखंडी नहीं हूं, पेड़ है तो क्या हुआ? मैंने कहा सरकार सवाल पाखंड का नहीं है, आपको एक पेन कोई देता है, आप उसको थैंक यू बोलते हैं, ये ऑक्सीजन देते हैं हमें। हम तो कोरोना काल के लोग हैं, हमें तो पता है ऑक्सीजन का मतलब। आज जितने बड़े बड़े शहरों में लोग रह रहे हैं, सब गांव जाना चाहते हैं। पता है क्यों? जब गांव आते हैं तो उन्हें हवा का एक सुखद एहसास होता है। हवा एक फीलिंग है,
ये लोग पहाड़ पे जाना चाहते हैं। आज शहर का आदमी गांव आना चाहता है, गांव रहना चाहता, कहता बहुत अच्छा लग रहा है, उसे शुद्ध हवा मिल रही है और शुद्ध हवा का अपना अनुभव है। मैंने कहा ऑक्सीजन दे रहा है, जो ऑक्सीजन दे रहा है भगवान। खैर वो सर झुका के भुनभुनाते हुए चले गए, शायद गाली वाली दे रहे थे कि बहुत बड़े मास्टर हैं और बहुत बड़े टीचर अपने आप को समझते हैं। हालांकि मैंने चेहरा अपना ढक रखा था, लेकिन फिर भी संवेदना खत्म हो रही है। इतना शिक्षा का भयावह रूप बना दिया गया इस देश में, इतना भयावह, डरावना, प्रेशर। ये नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे ऐसा नहीं, नौकरी नहीं लगेगी भीख मांगोगे। अरे बच्चे हैं भैया, बड़े बड़े लोग। आज बच्चों में तनाव का लेवल देखो, आज बच्चों में तनाव का लेवल देखो आप। समाज का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर। अरे कहां जा रहे हैं बच्चे? इनको पढ़ाई से नफरत पैदा हो जाएगी, नफरत। जितने भी शिक्षक हिंदुस्तान में हैं स्कूल लेवल के, मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, शिक्षा को खेल बनाइए, खेल। हंसिबे खेलिबे धरिबे ध्यानम। हर बच्चा दिल से आपको सम्मान करेगा। मित्रवत व्यवहार करिए। घर में वैसे ही प्रेशर में। हमारे देश के माता पिताओं को अलग अलग रोग है, शुक्र है मेरे पिता को नहीं था। 12th का जब परीक्षा रिजल्ट आया तो हमारी माता जी, हमारे एक मित्र हैं उनके घर जाया करती थी, तो उनकी माता जी ने कहा हमारे बेटे का तो 97.8 आया है। ओझा जी आपके बेटे का? कहीं हमारे बेटे का तो पता ही नहीं, पता नहीं आया भी है कि नहीं आया है। तब नहीं था मुझे शौक पढ़ने का, लेकिन जिस दिन से मुझे शौक हुआ पढ़ने का, हमारे मित्र 97.8, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, पूंजीपति हैं, लेकिन हमारी उपलब्धि से टेंशन में रहते हैं। उन्होंने प्रेशर में पढ़ाई की, मैंने शौक में पढ़ाई की। उन्होंने प्रेशर में पढ़ाई की, प्रेशर में, मैंने शौक में की। उनको दिखाना था, मुझे सीखना था। उनको बनना था, मुझे बनाना था। कितना फर्क पड़ा जीवन में। काम वही है, काम वही है। पढ़ाई बहुत प्यारी चीज है, सबको पढ़ना चाहिए, मजाक में पढ़ना चाहिए। आप खाली जब बैठे, आप ये मत सोचे कि खाली बैठे यार, खाली बैठे मूवी देख ले। खाली बैठे किताब पढ़ लीजिए। एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट की किताबें आती हैं पतली पतली, 70 रुपए, 80 रुपए। अमेजॉन ऑनलाइन ऑर्डर मंगा लीजिए। एक से एक ऐतिहासिक नॉवल, मजेदार। पढ़िए ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। पढ़िए कितने पाकिस्तान, क्या नॉवेल है कितने पाकिस्तान। भगवती शरण वर्मा का पढ़िए चित्रलेखा। वैशाली की नगर बधू आचार्य चतुर्सेन, चाणक्य आचार्य चतुर्सेन। पढ़िए ना किताब। यहां पढ़ने का ज्यादा कल्चर ही नहीं। अमर चित्रकथाएं व्यक्तित्वों पर। अमर चित्रकथा की रामायण की सीरीज, रामायण पूरी अमर चित्रकथा में, अमर चित्रकथा महाभारत की सीरीज। पढ़ने का शौक डालिए, फिर से लौटिए पढ़ने की तरफ। पढ़ने का मतलब दिमाग की एक्सरसाइज, दिमाग के सोचने की क्षमता का विकास, दिमाग के देखने की क्षमता का विकास। घर में ही क्विज रख लीजिए, घर में ही प्रतियोगिता कर लीजिए। और कलाम साहब की जो किताब है इग्नाइटेड माइंड्स, उसको जरूर पढ़िए। उसको जरूर, घर में हर आदमी पढ़े, उसे पढ़े और एक दूसरे से सवाल करें कि पहले चैप्टर का क्या उद्देश्य है, पहले चैप्टर में क्या भूमिका है।
आनंद लीजिए पढ़ाई का। घर में एक पढ़ाई का माहौल बनाइए। पुस्तकालय खुलते थे, लाइब्रेरी खुलते थे, वाचनालय होता था, पार्कों में न्यूज़पेपर रखा होता था, आज भी रखा होता है। बहुत सारे पार्कों में न्यूज़पेपर लोग उठाकर अपने घर ले आते हैं, वो अलग बात है। लोग डिस्कस करते थे, बहस करते थे, बात करते थे। अब तो लोग वॉक करते करते मोबाइल देख रहे हैं। 1907 से 1914 प्रथम चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद। 1914 में दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना घट गई, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ब्रिटेन इन्वॉल्व हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब मैच्योर लोग दो फ्रंट पे नहीं लड़ते, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं। समझदार लोग दो फ्रंट पर कभी नहीं लड़ते। न्यूटन का नियम है, लिख लीजिए। जितने नियम वो नहीं बता पाया वो मैं आपको बता दूंगा। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट। यह दुनिया का इतना बड़ा सूत्र है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप भूल जाइए। गांव की जमीन, गांव का मकान सब भूल जाइए। जब तक आपका जीवन खतरे में ना हो, आप कहीं नजर मत दौड़ाइए। जितने लोग बड़ी महत्वाकांक्षा पाल रखे हैं, वो एक समय के लिए दुनिया को भूल जाएं। और उनके मां बाप की यह जिम्मेदारी है कि हर दिन, हर हफ्ते अपने बच्चों को घर की महाभारत ना सुनाएं। ये दिमाग पढ़ता है, सोचता है, हजम करता है, खोया रहता है। बड़े सारे माँ बाप को मैंने देखा, बच्चा दिन भर पढ़ा, रात में पिताजी को फोन कर दिया, माताजी को फोन कर दिया, पूरे गांव कहानी सुना दी। वो बेचारा प्रियम्बल तैयार करके बैठा था, उसका पूरा प्रियम्बल वॉश हो गया। जब भी अपने बच्चों से बात करें, बेटी से बात करें, बेटा, उसको कोई उत्साहवर्धक कहानी सुना दीजिए। उसका उत्साहवर्धन कर दीजिए। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। आईएएस की तैयारी करने गए, आईआईटी की तैयारी करने गए, प्रेम कर लिए। अब प्रेम एक नैसर्गिक सी बात है, अच्छी बात, लेकिन प्रेम जिम्मेदारी है। ट्रीटी कर लीजिए, संधि। कोटा की संधि, दिल्ली की संधि, जयपुर की संधि, लखनऊ की संधि, बड़ा दोनों लोगों का व्यवहार एक दूसरे से मिल रहा है, संधि कर लीजिए। कोटा की संधि, ये साथ साथ पढ़ेंगे और जब सिलेक्शन हो जाएगा तब प्रेम के मुद्दे पर विचार करेंगे। दोस्त बनकर रहेंगे, साथ में घूम लेंगे, साथ में खा लेंगे, साथ में डिस्कस कर लेंगे। क्यों प्रेम कर रहे हो यार? इतनी बड़ी चीज कर रहे हो, एक बयाना वैसे ही लेके बैठे हो। G20 खत्म होगा, भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो जाएंगे। डेली तो नई खबर है, कितना हजम करना है डेली यार, कितना। और उसी में तुमने एक रायता और फैला लिया, प्रेम कर लिया। अब या फिर आपकी क्षमता इतनी प्यारी हो, मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, आप अपनी प्रेमिका की गोद में लेटे और आपके दिमाग में नेशनल इनकम चल रहा है। अगर इतना बढ़िया दिमाग आपका है, फिर तो आप कुछ भी करिए। 95% लोगों को यह सूत्र नहीं पता कि मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। एक समय में एक काम करिए। आपके खेत में एक पेड़ था, पटीदार काट ले गए, ले जाने दीजिए। ये सोफा खरीद के देंगे आपको। पेड़ तो वापस लाके खेत में लगाएंगे ही, ये सोफा खरीद के देंगे, सोफा। ये सारी दुनिया बस एक चीज चाहती है, किसी तरह से सामने वाले को उलझा दो। लोग अपना पैसा किसी को नहीं बांटते, अपनी गाड़ी किसी को नहीं देते, लेकिन लोग आपको जन्नत ले जाना चाहते हैं, स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। भैया मंदिर नहीं आते हो, तुम जा रहे हो ना, हाँ तो जाओ। नहीं, थोड़ा सा आदमी को धार्मिक होना चाहिए। इस दुनिया का जो सबसे बड़ा नियम आपको अगर समझ में आ गया, लोग आपको उलझाना चाहते हैं। सब धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पर, जेंडर के नाम पे, सब। आदमी को उलझा दो, उसकी कहानी खत्म हो गई। बस आदमी को उलझा दो, उलझा दो बस। और बहुसंख्यक
उलझने के लिए परेशान है कि भैया हमको कोई उलझा नहीं रहा है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। अब ब्रिटेन एक तरफ तो विश्व युद्ध लड़ रहा है और दूसरी तरफ भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। अब विश्व युद्ध तो ब्रिटेन रोक नहीं सकता, लेकिन इस क्रांतिकारी आतंकवाद पर लगाम लगा सकता है और यह रोकना उसके लिए बहुत जरूरी। 1914 में उसने बाल गंगाधर तिलक को छोड़ दिया। हालांकि उनके 6 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन फिर 6 साल और रख लेते, क्या कर लेते तिलक जी? छोड़ दिया तिलक को। 1914 में तिलक को रिहा कर दिया और बाल गंगाधर तिलक जब बाहर आए तो अब उनके सामने एक ही गोल था कि किसी तरह कांग्रेस में एंटर करना, नेशनल टीम में। अब एकदम स्पष्ट था कि नेशनल टीम के बिना कोई कैरियर नहीं, और उन्होंने कांग्रेस में एंट्री करने का प्रयास किया। लेकिन फिरोज शाह मेहता जिंदा थे, जिनके मुंह पे जूता लगा था सूरत में। उन्होंने किसी भी कीमत पर एक्सट्रीमिस्टों को कांग्रेस में नहीं आने दिया जाएगा। एक्सट्रीमिस्टों के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद। तिलक ने कहा कोई बात नहीं। इस दुनिया में जिसको भी भगवान ने विवेक दे रखा है, बहुत कम लोगों को दे रखा है। भगवान का जो श्रेष्ठतम उपहार किसी व्यक्ति को है, श्रेष्ठतम मतलब उससे बड़ा ही नहीं, वो है विवेक। एक 70 साल के बुजुर्ग कार चला रहे थे और कार चलाते चलाते उन्होंने देखा कि पीछे पुलिस की जीप आ रही। उन्होंने कार भगाना शुरू किया। 120, 130, 140, 150, 160, 160 की स्पीड पर भगा रहे थे कार। पुलिस वाले भी पीछा कर रहे थे। आधा घंटा कार भगाने के बाद उस बुजुर्ग ने बाएं जाकर एक जगह कार लगा दी। पुलिस वालों ने भी जीप पीछे लगाई। उसमें से यंग सब इंस्पेक्टर उतरकर बाहर आया। उसने दादाजी को देखा, बोला दादाजी आप, कितनी उम्र है आपकी? बोले बेटा 80 साल। बोले आप इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे थे? खैर छोड़िए, आज सैटरडे है, शाम से मेरी छुट्टी है और कल मेरी छुट्टी पे है, तो मैं छुट्टी पर जाने से पहले किसी बुजुर्ग को दंडित नहीं करना चाहता, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा कारण बताइए कि मैं आपको छोड़ दूं। कोई इतना मजेदार वजह बताइए कि मैं आपको छोड़ दूं। उस बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए पुलिस वाले से कहा कि आज से 40 साल पहले मेरी बीवी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। जब पुलिस की गाड़ी पीछे आते हुए मैंने देखा तो मुझे लगा शायद तुम मुझे मेरी बीवी वापस करने आ रहे हो। बस इसी डर से मैं कार भगा रहा था। सब इंस्पेक्टर ने सलाम किया। जय। वाह ताऊ, क्या बात है। इसको बोलते हैं विवेक। सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं, सब। अकबर की मां का नाम, पाप का नाम, चाचा का नाम, ताऊ का नाम, सब इंफॉर्मेशन। एक और प्रॉब्लम इस कंट्री की, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड एजुकेशन। खूब इंफॉर्मेशन, बोरा बोरा इंफॉर्मेशन, बटन दबाओ, डक 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 बोलते चले जा रहे लोग। ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार विवेक। जिसके पास भी विवेक है उसको दुनिया में कोई कष्ट नहीं है। वो जानता है कि स्त्री सृजन करता है, भगवान है, सम्मान करता है स्त्री का। वो जानता है स्त्री शक्ति के साथ है, शक्ति बिल्डअप करता है। वो स्त्री को प्रवचन नहीं सुनाता कि तुम्हें नैतिक रहना चाहिए और तुम्हें ऐसा होना चाहिए और स्त्री को संस्कारी होना चाहिए और स्त्री को पल्लू रखना चाहिए। ये सब ड्रामेबाजी की बातें वो करता ही नहीं। ये तो विवेकहीन आदमी का काम है। संस्कृति बचाओ, ये बचाओ, क्या क्या बचाए स्त्री। जिसके पास विवेक है वो स्त्री को समझता है कि स्त्री धरती पर भगवान की प्रतिनिधि है और भगवान के साथ कैसे रहना है, सम्मान देना है भगवान को। शक्तिशाली ही भगवान के साथ रह सकते हैं, बाकी दूसरा कोई रह नहीं सकता। भगवान पर शक नहीं कर सकते। भगवान पे कैसे शक कर सकते हैं?
कितने मस्त हैं कुछ लोग अपनी पत्नियों के साथ, कुछ लोगों की जिंदगी नरक है। किसका अभाव है? विवेक। जिसके पास भी और विवेक पैदा करने का माध्यम क्या है, साधन क्या है? विवेक पैदा करने का सबसे शानदार साधन है ध्यान। आधा घंटा 10 मिनट से शुरू करिए, चुपचाप आंख बंद करके बैठिए। कुछ करना नहीं है, कुछ करना ही नहीं, बस बैठिए। आपने मन से कहिए कि देख भाई मुझे 10 मिनट आंख बंद करके बैठना है, बस बैठना है। और पहला दिन बड़ा खतरनाक होगा, पहला 1 महीना और खतरनाक होगा, पहला 6 महीना सबसे खतरनाक होगा। अरे इतना तेज फटेगा, लगता है कि सब बाहर हो जाएगा। और जैसे जैसे विचार शांत होते जाएंगे, एक नई शक्ति शरीर में उभरती। 2 काम आप करिए सारे लोग, 6 महीना करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। 6 महीना। जिनको भी लगता है, जो भी विक्रमादित्य बनना चाहते हैं, सूरज की तरह जो अपना गौरव बनाना चाहते हैं, वो 2 काम करें बस, गारंटी। पहला, सूर्य नमस्कार। कहीं अच्छी जगह से सीखें सूर्य नमस्कार और करें। और दूसरा, योग निद्रा। इंग्लिश वाले टिम रो को डाउनलोड कर रहे हैं, टिम रो, TIMROWE, टिम रो। और हिंदी वाले स्वामी निर्जनानंद। और जब वो आपसे कहें संकल्प लीजिए, तो एक बार रुकिएगा, संकल्प सोच के लीजिएगा। 6 महीने 2 काम कर लीजिए, 6 महीने आप जो चाहते हैं जीवन में वो होगा। जब तक आंतरिक शक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक बाह्य शक्ति का विकास कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। आज के युवाओं का जो सबसे बड़ा दर्द है वो ये है कि वो आंतरिक शक्ति को विकसित किए बिना बाह्य शक्ति को चाहते हैं, होगा ही नहीं। 2 काम करिए, सूर्य नमस्कार और योग निद्रा। 6 महीना करके देखिए, 6 महीना। आप मेरी बात का 1% भरोसा करिए, 6 महीना करके देखिए, 15 दिन बाद आपको रिजल्ट आने लगेंगे। 1 महीने बाद आप एक अलग व्यक्तित्व हो जाएंगे, और 3 महीने के बाद तो न जाने क्या क्या होगा। 6 महीने बाद आप हमसे मिलने जरूर आएंगे कि क्या बता दिए यार। योग निद्रा आपकी मन की शक्ति को इतना मजबूत कर देगा, आपका जो सबकॉन्शियस है वो आपके हाथ में लाकर रख देगा। और सूर्य नमस्कार आपकी शक्ति को, शारीरिक शक्ति को बढ़ा देगा। विवेक जिसके पास है वो परेशान हो ही नहीं सकता। विवेक कमाइए, विवेक। पैसा अपने आप आएगा, पैसा खुद आएगा। इस देश का आदमी पैसे के पीछे पड़ा है। पैसा जड़ है, जड़, मैटर। चैतन्य को पकड़िए, जड़ अपने आप आएगा। आप जड़ को पकड़ रहे हैं, चैतन्य छूट जा रहा है। आप सड़क के किनारे खड़े हैं साइकिल लिए हुए, एक आदमी मर्सिडीज में जा रहा है, कैंसर है उसको। अगर वो आपसे कह दे कि अपना स्वास्थ्य दे दो, मेरा कैंसर ले लो और मर्सिडीज भी ले लो, आप लेंगे? आप लेंगे? आप तो सिर्फ उसकी मर्सिडीज देख रहे हैं ना, GLS, उसमें बैठे हुए जो उसको कैंसर, वो तो आपको देख नहीं रहे। चेतना को पकड़िए, चेतना को। जड़ चेतना का गुलाम है, पैसा जड़ है। पैसे को मत पकड़िए। मैं ये नहीं कह रहा पैसा कमाइए ही मत, अरे चेतना कमाइए। पैसा चेतना का गुलाम है। यही इस देश का मूलभूत सिद्धांत था कि गरीबों का देश है, यहां गरीब लोग रहते थे। गरीब? दुनिया के सबसे बड़े अमीर यहां रहते थे, और दुनिया के सबसे बड़े अमीर यहां रहते हैं। जाइए कभी स्वामी अड़गानंद जी के आश्रम में, जाइए, देखिए उन अमीरों को।
विशुद्ध तिलक को लगा कि यार ये तो हमें लेंगे नहीं कांग्रेस में। अब 1915 में कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस एक डेड ऑर्गेनाइजेशन, बुजुर्गों के हाथ में, खत्म, मास सपोर्ट खत्म। कांग्रेस के पास मास सपोर्ट था ही नहीं। 1907 के बाद कांग्रेस किसके कब्जे में? बुढ़ों, बुजुर्गों के कब्जे में। कांग्रेस के पास मास सपोर्ट का अभाव, एक्सट्रीमिस्ट के पास कांग्रेस का अभाव। गौर करिए, पेपर में लिखिए, मॉडरेट के हाथ में कांग्रेस लेकिन डेड। क्यों? क्योंकि मास सपोर्ट नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट बिना कांग्रेस के, अपंग। अब तिलक को एहसास हो गया कि बॉस, कांग्रेस को चाहिए मास सपोर्ट। किसी को भी अपने करीब लाना हो, किसी को भी उसका इंटरेस्ट पता कर लो, किसी को भी अपने करीब। ये डीओ लगाने से कोई फायदा नहीं। फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, डीओ, सब बेकार की बात है। किसी को भी अपने करीब लाना हो, उसका इंटरेस्ट पता कर लो, वो देना शुरू कर दो, खुद ब खुद आएगा। भगवान आएगा। भगवान का इंटरेस्ट क्या है? कि यार हमारे बंदों की मदद करो, कोई भूखा है उसको खाना खिला दो। सेवा धर्म का सबसे बड़ा मार्ग है। देखो सरदारों को आज क्यों दुनिया के सबसे रईस हैं? सेवा कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। उनके गुरुद्वारों के बाहर सरदार नहीं खड़े हैं, हिंदू खड़ा है, मुसलमान खड़ा है, जात नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते, सेवा कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है, उनको गुरु ने कहा है कि सेवा धर्म का सबसे बड़ा मार्ग है। आप 100 रुपया कमाते हो, 1 रुपया किसी नीडी को दे दो। नीडी को 100 में 1 रुपया क्या है? 100 रुपए में 1 रुपया, बस। ये भगवान का इंटरेस्ट है। तिलक को पता था कि कांग्रेस को क्या चाहिए? जन समर्थन, मास सपोर्ट। एक्सट्रीमिस्ट को क्या चाहिए? कांग्रेस। तो तिलक ने एक आंदोलन शुरू किया भारत में, होम रूल लीग। 2 लोगों ने शुरू किया, तिलक ने और एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जब होम रूल लीग शुरू किया और जनता तिलक के समर्थन में खड़ी होनी शुरू हुई, तो कांग्रेस को संदेश गया। तिलक जी ने संदेश दिया कि मास सपोर्ट चाहिए ना तुमको? ये देखो जनता मेरे पीछे खड़ी। आज भी मैं मास मोबिलाइजर हूं, आज भी मैं जनता को घुमा सकता हूं। और इसका परिणाम रहा 1916 का लखनऊ समझौता, 1916 लखनऊ पैक्ट। किसके बीच? मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बीच। ऐसे पढ़ते हो, सीखने के लिए नहीं पढ़ते ना, तुम रटने के लिए पढ़ते हो, तुम सीखने के लिए नहीं पढ़ते। तुमने शिक्षा को इतना छोटा मान लिया है, शिक्षा करेंगे, एसएससी दे देंगे। एसएससी दो, गलत बात नहीं, एसएससी दो, सीजीएल दो, एनडीए दो, सीडीएस दो, आईएएस दो, पीसीएस, रेलवे, सब एग्जाम दो यार, एग्जाम कोई बुरा नहीं है। लेकिन शिक्षा नौकरी के लिए नहीं है, शिक्षा दिमाग को जिंदा करने के लिए है। हमारे मित्र ने कहा कि अरे रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, शूद्रों को मारने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा उसी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बात और लिखी है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसका क्या मतलब होता है? कहीं मरा कह रहा था। मैंने कहा जाओ यार, यही एक लाइन, यही 2 लाइन समझ जाओगे ना, पूरी जिंदगी में क्रांति हो जाएगी। कभी प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात हो वृंदावन में, तो उनसे कहना कि ये 2 लाइन समझाइए बाबा जी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्योंकि उन्होंने यही किया, उल्टा नाम जपत जग जाना, प्रेमानंद भय ब्रह्म समाना। राधा 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 राधा, वो राधा शब्द एक करिश्मा है, कहना ही नहीं है सिर्फ राधा राधा, वो एक करिश्मा है, जादू।
जिसकी चैतन्य की बाहर बहती हुई धारा सतत होश की प्रक्रिया से अंदर की तरफ मुड़ जाए तो राधा और कृष्ण का मिलन हो जाए, रास शुरू हो जाए उसके जीवन में। उल्टा नाम जपत जग जाना, प्रेमानंद भय ब्रह्म समाना। हम कह जाओ पढ़ो यार, इत्मीनान से पढ़ो। एक किसी की जीवनी ले आइए, एक सब पढ़िए घर में, सब एक दूसरे कहानी सुनाइए। 5 मिनट शाम को क्लास रखिए कि मम्मी पापा लड़का भाई बहन सब बैठेंगे और बताएंगे पहले चैप्टर में क्या था। देखो लखनऊ समझौता, वो कांग्रेस जो कह रही थी एक्सट्रीमिस्टों को दरवाजे पैर नहीं रखने दूंगी, उसने कांग्रेस में एंट्री करा दी। इंटरेस्ट, किसी को करीब लाना हो, इंटरेस्ट। देखो शिक्षा क्या कर रही है, सिर्फ आईएएस ही थोड़ी तुम्हें बना रही है, जीवन का एक सबसे बड़ा सूत्र समझा रही है, इंटरेस्ट। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। भारत समाचार ने कितना बड़ा शो चला, हिंदुस्तान में पहली बार किसी टीवी चैनल ने स्टूडेंटों के हित के लिए, पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार किसी टीवी चैनल ने स्टूडेंटों के हित के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। सब्सक्राइब करिए भारत समाचार चैनल को, सब्सक्राइब करिए और जबरदस्ती करवाइए और बैठ के पढ़िए। जय हिंद।